रिसर्च या शोध, ये शब्द सुनते ही अक्सर दिमाग में जटिल आंकड़े और मोटी मोटी किताबें घूमने लगती हैं, है ना? लेकिन सच मानिए, अगर हम इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखें तो ये बहुत दिलचस्प हो सकता है। आइए कल्पना करें कि एक शोधकर्ता दरअसल एक कारीगर है और अलग-अलग शोध विधियां उसके टूल किट में रखे खास उपकरण हैं। हर उपकरण का अपना एक अलग और विशेष काम होता है। तो आज के इस सफर में हम इसी शोधकर्ता के टूल किट को खोलने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज के इस टूल किट में क्या-क्या है। हम अपनी बात शुरू करेंगे सहसंबंधात्मक अध्ययन से, फिर आगे बढ़ेंगे प्रयोगात्मक अनुसंधान की तरफ, उसके बाद वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान को देखेंगे और अंत में गुणात्मक बनाम परिमाणात्मक नजरियों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले टूल को बाहर निकालते हैं, जो है सहसंबंधात्मक अध्ययन, यानी चीजों के बीच के प्राकृतिक संबंधों को समझना। इस अध्ययन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसी भी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ या जोड़-तोड़ बिल्कुल नहीं की जाती। इसमें बस ये ऑब्जर्व किया जाता है कि दो या दो से ज्यादा चीजें प्राकृतिक रूप से आपस में कैसे जुड़ी हैं। इस कनेक्शन को +1 से -1 के पैमाने पर मापा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि एक चीज में बदलाव आने से दूसरी चीज पर क्या असर पड़ रहा है। इसे हम 3 बिल्कुल स्पष्ट तरीकों से देख सकते हैं। पहला है धनात्मक या पॉजिटिव सहसंबंध, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊंचाई और जूते का साइज एक साथ बढ़ते हैं। दूसरा है ऋणात्मक या नेगेटिव सहसंबंध, जहां एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, जैसे हम जितना ज्यादा व्यायाम करेंगे शरीर का वजन उतना ही कम होगा। और तीसरा है शून्य या जीरो से संबंध, जिसका मतलब है कि एक चीज के बदलने का दूसरी पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता, एकदम अलग अलग। अब एक सवाल आता है कि असल जिंदगी में इसका क्या काम है। दरअसल पुराने डेटा के आधार पर भविष्यवाणियां करने में ये टूल एक गेम चेंजर है। उदाहरण के लिए किसी छात्र के पिछले प्रदर्शन के आधार पर उसकी शैक्षिक सफलता का अनुमान लगाना या डेटा देखकर ये समझना कि कोई शिक्षक भविष्य में कितना प्रभावी होगा, ये सब इसी विधि से मुमकिन हो पाता है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टूल की तरफ, जो थोड़ा और एडवांस है, प्रयोगात्मक अनुसंधान, यानी कार्य कारण को सिद्ध करना। कभी ना कभी ये सवाल तो जहन में आता ही है कि ये पक्के तौर पर कैसे साबित किया जाए कि क की वजह से ही ख हुआ है। बस यही एंट्री होती है प्रयोगात्मक अनुसंधान की। ये पूरी तरह से जॉन स्टुअर्ट मिल के एकल चर के नियम पर आधारित है। आसान शब्दों में कहें तो बाकी सारी दुनिया को स्थिर रखिए, बस एक चीज में बदलाव कीजिए और फिर देखिए कि उसका क्या सटीक प्रभाव पड़ता है। किसी भी सटीक प्रयोग के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो कारण हैं जिसे हम अपनी मर्जी से बदलते हैं, जैसे पढ़ाने की कोई नई तकनीक। दूसरा है आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो प्रभाव है जिसे हमें मापना होता है, जैसे बच्चों के परीक्षा के नतीजे। और तीसरा सबसे जरूरी हिस्सा बाह्य चर। ये वो बाहरी कारक हैं जिन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि वे हमारे फाइनल रिजल्ट में कोई अड़चन न डाल सकें। अब इसे सही से टेस्ट करने के लिए 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। एक होता है प्रयोगात्मक समूह, जहां हम अपना नया तरीका लागू करते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि बदलाव इसी नए तरीके से आया है? इसके लिए हमें चाहिए एक नियंत्रित समूह या कंट्रोल ग्रुप। इसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, ये एक बेसलाइन की तरह काम करता है। जब हम इन दोनों ग्रुप्स की तुलना करते हैं तब जाके ये साबित होता है कि हमारा नया तरीका वाकई में असरदार था। चलिए अब प्रयोगशाला से बाहर निकलकर असली दुनिया की बात करते हैं। हमारा तीसरा टूल है क्रियात्मक अनुसंधान, जो तात्कालिक और व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने के काम आता है। आइए स्क्रीन पर मौजूद इस लूप को ध्यान से देखें। ये कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला चक्र है। क्रियात्मक अनुसंधान की खूबी ही यही है। ये कोई एक बार में खत्म होने वाला काम नहीं है। किसी विद्यालय या संस्था में तुरंत सुधार लाने के लिए ये एक्शन रिसर्च एक्शन का लूप निरंतर चलता ही रहता है। इस निरंतर चक्र के 4 बहुत ही साफ कदम हैं। सबसे पहले समस्या को पहचान कर एक योजना बनाई जाती है। दूसरा कदम है क्रियान्वयन, यानी उस प्लान को एक्शन में लाना। फिर बारी आती है प्रेक्षण की, जहां बारीकी से देखा जाता है कि आखिर क्या बदलाव आया। और आखिर में परिणामों पर विमर्श किया जाता है। अगर समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इसी विमर्श से एक नया प्लान बनता है और ये पहिया फिर से घूमने लगता है।
आइए अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। हमारा चौथा और आखिरी विषय है गुणात्मक बनाम परिमाणात्मक अनुसंधान प्रतिमान। इन दोनों प्रतिमानों में मूल अंतर क्या है? ये दरअसल डेटा को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। गुणात्मक अनुसंधान व्यक्तिगत अनुभवों पर टिका होता है और पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। इसका मकसद चीजों की गहराई में उतरकर अन्वेषण करना है। दूसरी तरफ परिमाणात्मक अनुसंधान पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और पक्षपात रहित होता है। इसका पूरा फोकस एकदम सटीक उत्तर और पक्की संख्याएं खोजने पर होता है। तो असल में इनका डेटा दिखता कैसा है? गुणात्मक रिसर्च में डेटा शब्दों, तस्वीरों और लंबे गहरे इंटरव्यूज के रूप में होता है। यहाँ सैंपल साइज छोटा रखा जाता है क्योंकि लक्ष्य गहराई से समझना है कि कोई चीज क्यों और कैसे हो रही है। लेकिन परिमाणात्मक रिसर्च ये पूरी तरह से नंबरों का खेल है। यहाँ बड़े पैमाने पर आंकड़े जुटाए जाते हैं जिन्हें सांख्यिकी के जरिए मापा जा सके। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क परिणामों के सामान्यीकरण का भी है। गुणात्मक रिसर्च क्योंकि छोटे सैंपल्स पर होती है, इसलिए ये गहरी समझ तो दे देती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स को हर जगह आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता। इसके बिल्कुल उलट परिमाणात्मक रिसर्च का डिजाइन ही ऐसा होता है कि उसके सांख्यिकीय निष्कर्षों को एक बहुत बड़ी आबादी पर आसानी से और सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए इनमें से सबसे बेहतरीन शोध विधि कौन सी है? सच तो ये है कि कोई एक तरीका सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। क्या हमें बस संबंध देखने हैं? क्या हमें कोई कारण साबित करना है? या फिर किसी समस्या को तुरंत हल करना है? एक शोधकर्ता का टूलकिट पूरा भरा होता है, बस सही काम के लिए सही उपकरण चुनना होता है। तो अगली बार जब भी कोई नई रिसर्च सामने आए तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसके पीछे शोधकर्ता ने अपना कौन सा टूल इस्तेमाल किया होगा। अकादमिक शोध यानी एकेडमिक रिसर्च का पूरा जीवन चक्र। एक शोधकर्ता की यात्रा असल में शुरू कहाँ से होती है और कैसे वो बड़े बड़े अकादमिक मंचों तक पहुंचता है, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी दुनिया को आकार देने वाली लगभग हर महान खोज की नींव यहीं से रखी जाती है। नैतिकता के बुनियादी नियमों से लेकर एक रिसर्च पेपर लिखने की वैज्ञानिक प्रक्रिया और फिर कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों के पूरे सफर को आज हम गहराई से समझेंगे। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले अनुसंधान नैतिकता और उसमें होने वाली त्रुटियां। दूसरा, रिसर्च पेपर लिखने की प्रक्रिया। तीसरा, कार्यशाला का व्यावहारिक प्रारूप। और अंत में संगोष्ठी और उसके उद्देश्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अनुसंधान नैतिकता और उसकी त्रुटियां। किसी भी सफल और व्यवस्थित रिसर्च की सबसे मजबूत नींव यहीं से रखी जाती है। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि लोग रिसर्च में जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन सच तो ये है कि रिसर्च कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, बल्कि ये एक मैराथन है, एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया जिसमें असीम धैर्य की जरूरत होती है। शॉर्टकट लेना यहाँ सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही होती हैं। एकेडमिक दुनिया में ईमानदारी, असीम धैर्य और किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से बचना ही रिसर्च एथिक्स का मूल मंत्र है। तो आखिर ये अनुसंधान नैतिकता है क्या? ये सिर्फ कुछ किताबी नियम बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, जब उत्तरदाताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने की बात आती है तो एक रिसर्चर के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। डेटा कलेक्शन से लेकर उसके नतीजों तक बिना किसी पक्षपात के पूरी ईमानदारी से काम करना होता है, और ये तभी मुमकिन है जब गहन अध्ययन किया जाए और अपने स्वविवेक का सही इस्तेमाल हो। अब इतनी सावधानियों के बाद भी चीजें अक्सर पटरी से उतर जाती हैं। ये वो सामान्य गलतियां हैं जो किसी भी अच्छे खासे अकादमिक काम को बर्बाद कर सकती हैं, जैसे कि बिना सिर पैर की काल्पनिक अवधारणाएं गढ़ लेना या अपने ही गलत तर्कों को सही साबित करने की निकृष्ट कोशिश करना। इसके अलावा पूर्वाग्रह, प्रदूषित तथ्य और भ्रांतियों का इस्तेमाल करना। एक सच्चे शोधकर्ता की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो इन खतरनाक जालों से खुद को बचा कर रखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, रिसर्च पेपर लिखने की प्रक्रिया। नैतिक विचारों को एक ठोस वैज्ञानिक ढांचे में ढालने का ये सबसे अहम चरण है। रिसर्च पेपर कोई आम लेख या मैगजीन का आर्टिकल नहीं है। ये वो दस्तावेज है जिसके जरिए कोई विद्वान दुनिया भर के प्रबुद्ध समाज के सामने अपनी नई खोज पेश करता है
और ऐसा करने के लिए एक बेहद सख्त, व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। इसी के आधार पर पीयर इवैल्यूएशन होता है और काम को मान्यता मिलती है। जैसे कोई मजबूत इमारत बिना एक अच्छे नक्शे के नहीं बन सकती, वैसे ही रिसर्च पेपर की शुरुआत भी प्लानिंग से होती है। ये है वो शुरुआती चरण। सबसे पहले एक सटीक विषय का चुनाव, फिर पुराने साहित्य का गहराई से सर्वेक्षण, इसके बाद रिसर्च के उद्देश्य और परिकल्पनाएं तय की जाती हैं, और फिर तैयार होता है रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें ये तय होता है कि सैंपल क्या होगा, कौन से उपकरण इस्तेमाल होंगे और सांख्यिकी प्रविधियां क्या होंगी। ये पूरी रिसर्च के लिए एक बेहद ठोस जमीन तैयार कर देता है। शानदार प्लानिंग के बाद बारी आती है असली एक्शन की, यानी निष्पादन की। यहाँ तय की गई रिसर्च मेथड को लागू किया जाता है। जो भी डेटा इकट्ठा हुआ है उसका बारीकी से विश्लेषण होता है और फिर ठोस निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस पूरे वैज्ञानिक चक्र को प्रामाणिक बनाने के लिए अंत में एक विस्तृत संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी जोड़ी जाती है। असल में यहीं पर सारे विचार एक वास्तविक आकार लेते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जो है कार्यशाला यानी वर्कशॉप का प्रारूप। यहाँ बात व्यवहारिक कौशल विकसित करने की होगी। थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलें तो वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये सिर्फ बैठकर लेक्चर सुनने की जगह नहीं है। इसे एक इंजीनियरिंग अप्रोच की तरह देखिए, जहां ध्यान पूरी तरह से तकनीकी और व्यवहारिक कौशल पर होता है। इसका सीधा सा मकसद होता है किसी खास वास्तविक दुनिया की समस्या को हाथों हाथ सुलझाना। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए छोटे व्यापारियों के लिए 3 दिन की जीएसटी वर्कशॉप रखी गई है। व्यापारी वहां सिर्फ थ्योरी सुनने नहीं गए हैं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की ऑपरेशनल उलझनों और शंकाओं को दूर करने गए हैं। विशेषज्ञ वहां मौजूद रहते हैं और उन्हें व्यावहारिक ट्रेनिंग देते हैं। ये दिखाता है कि वर्कशॉप्स कितनी एक्शन ओरिएंटेड होती हैं। कोई भी वर्कशॉप बस यूं ही नहीं हो जाती। इसके 3 साफ चरण होते हैं। पहले चरण में समस्या या केस को सबके सामने रखा जाता है, लेकिन असली काम दूसरे चरण में होता है, जो 3 से 7 दिन तक चल सकता है। यहाँ लोगों को छोटे समूहों में बांट दिया जाता है, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और अपनी खुद की गलतियों को सुधारते हैं। और फिर आता है तीसरा चरण, एक औपचारिक फॉलोअप, जहाँ सभी अपने काम और व्यवहारिक समाधानों को प्रस्तुत करते हैं। और अब हमारा आखिरी भाग, संगोष्ठी यानी सेमिनार और उनके उद्देश्य। यहाँ हम वर्कशॉप की क्रियात्मकता से निकलकर उच्च स्तरीय बौद्धिक विमर्श की दुनिया में प्रवेश करेंगे। वर्कशॉप और सेमिनार के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ वर्कशॉप पूरी तरह से व्यावहारिक, एक्शन ओरिएंटेड और तुरंत समस्या सुलझाने पर केंद्रित है, वहीं सेमिनार एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये जटिल विषयों पर गहरी सोच को बढ़ावा देती है, और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ विरोधी विचारों को सामने रखने की पूरी आज़ादी होती है। ये विचारों के टकराव का एक शानदार मंच है। एक अकादमिक सेमिनार की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ हमारे दिमाग के ज्ञानात्मक हिस्से पर ही काम नहीं करता, बल्कि ये हमारे भावात्मक यानी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलू को भी समान रूप से लक्षित करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेमिनार सिर्फ विश्लेषण या मूल्यांकन करने वाले तर्कशास्त्री नहीं बनाते। ज्ञानात्मक लक्ष्यों के साथ साथ इनके भावात्मक लक्ष्य भी होते हैं, जैसे कि विरोधी विचारों के प्रति सहनशीलता विकसित करना, भावनात्मक स्थिरता लाना और अपने साथी शोधकर्ताओं का सम्मान करना। किसी ऐसे व्यक्ति की बात को शांति से सुनना जो आपसे बिल्कुल असहमत है, अकादमिक दुनिया में परिपक्वता की ये एक बहुत बड़ी निशानी है। और ये सेमिनार भी एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ते हैं। शुरुआत होती है मिनी सेमिनार से, जो क्लासरूम के स्तर पर होता है। फिर दायरा बढ़ता है मेन सेमिनार तक, जो पूरे विभाग या संस्थान के स्तर पर आयोजित होता है। और अंत में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा नेशनल सेमिनार कराए जाते हैं। ये शोधकर्ताओं को अपनी पहचान पूरे देश में बनाने का एक बेहतरीन मौका देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या भविष्य का कोई भी एकेडमिक शोध इन कठोर नैतिक और व्यावहारिक मानकों को पूरा किए बिना वास्तव में सफल हो सकता है? बुनियादी नैतिकता से लेकर रिसर्च पेपर की पेचीदगियों और सेमिनार के बड़े मंचों तक ये यात्रा साफ दिखाती है कि अकादमिक उत्कृष्टता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस बेहतरीन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की इस अद्भुत खोज को यूं ही जारी रखें।